1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद भारत की तमाम उपजाऊ ज़मीनें पड़ोसी देश पाकिस्तान में चली गई। ऐसे में देश में उस समय बहुत ज़्यादा मुश्किलें थी और उस मुश्किल समय में देश को अगर किसी ने संभाला तो वो थे किसान। कोरोना पेंडेमिक के समय में जब सारे सेक्टर्स बंद पड़ गए, जब सारे सेक्टर्स डाउनफॉल कर रहे थे, उस समय देश की अर्थव्यवस्था को अगर किसी ने संभाला, किसान। पर वो किसान आज दिल्ली की सीमाओं पे इतनी ठंडी के समय पे भी बेचारा परेशान दिखता है। दिल्ली की सीमाओं पे खड़ा ये किसान, जिसको अलग अलग तरीके से समर्थन तो मिल रहा है, पर फिर भी शायद उसकी मांगों को सुना जा रहा है या नहीं सुना जा रहा है, ये आप तय करेंगे। दोस्तों, आज़ादी के बाद हमारा देश इतने खराब दौर में था कि हफ्ते में 2-2, 3-3 दिन तक उपवास रखना पड़ता था ताकि हम अच्छे से खाना खा सकें। और उस समय से उठकर आज हमारा देश ऐसी परिस्थिति में है, या आप कह सकते हो ऐसे समय में है, जब खाना पचाने के लिए उसे कायम चूर्ण और पेट सफा जैसी चीज़ों को खाना पड़ता है। दोस्तों, आज खाने के नाम पे शादियों में खूब खाना बहाया जाता है, पर फिर भी हम खाना खा पा रहे हैं। कोरोना के इतने क्राइसिस के बावजूद हमारे यहाँ खाने की कमी नहीं हुई। इन सब की अगर कोई वजह है तो वो है किसान। लेकिन इनकी फिक्र कौन करता है? किसान और राजनेताओं की जोड़ी मामा भांजे की जोड़ी जैसी है। यानी हर नेता को हर चुनाव में एक चीज़ ज़रूर याद आती है, वो है किसान। किसानों का हित करना है, किसानों की राजनीति करनी है, लेकिन किसानों तक सुविधाएं पहुंचती नहीं है। किसान तब भी परेशान था, आज भी परेशान है, और अगर ऐसी ही परिस्थितियां रही तो आगे भी परेशान रहेगा। और किसानों की इन्हीं परिस्थितियों से उभारने के लिए 2004 में एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था स्वामीनाथन कमेटी, जिसकी रिपोर्ट के ऊपर भी मैं बात करूंगा। साथ ही साथ मोदी सरकार आखिर क्यों पीछे पड़ी हुई है इस कानून को पारित करवाने के लिए, किसान आखिर क्या चाहते हैं, क्यों वो चाहते हैं कि एक्ट हट जाए, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। साथ ही साथ इतना विरोध क्यों है, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। तो सबके ऊपर मैं बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवांशु राय और आप इस समय मेरे YouTube चैनल पर हैं, तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। किसानों की बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको इन तीनों बिलों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान केवल बिलों की ही मांग नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा भी उनकी बहुत सारी मांगे हैं। इस आंदोलन के बीच में कई बार खालिस्तान का जिक्र होता है, कई बार फॉरेन फंडिंग का जिक्र होता है, बहुत सारी चीज़ों का जिक्र होता है, लेकिन इस पूरे प्रक्रम में सबसे ज़्यादा परेशान है तो किसान परेशान है। और इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा राज्य अगर कौन से परेशान है तो दिल्ली NCR रीजन बहुत ज़्यादा परेशान है, हरियाणा, पंजाब, यहाँ के किसान परेशान है तो दिल्ली के लोग परेशान हैं। खैर, सबकी परेशानी की वजह क्या है और आखिर इस बिल में ऐसा है क्या कि इतनी ज़्यादा बातें हो रही हैं, देखते हैं इस वीडियो के अंदर। इन एक्ट्स के प्रावधान को बताने से पहले इस एक्ट की थोड़ी सी मैं फीडबैक में जाना चाहूँगा। 2017 में भारत की केंद्र सरकार मॉडल फार्मिंग एक्ट को पारित करती है। मॉडल फार्मिंग एक्ट, जिसके बारे में फिर कभी मैं डिटेल से बात करूंगा, पर इस एक्ट को तमाम सारी स्टेट गवर्नमेंट्स पारित कराने में, यूं कहिए लागू कराने में असफल रही। तो वैसे ही तो जो राज्य सरकारें थी वो उसे पारित नहीं करा सकी। भारत सरकार ने उसके ऊपर फैसला लेते हुए 7 CMs की एक कमेटी बनाई और उस कमेटी को इसके ऊपर काम करने को कहा। और आखिरकार अप्रैल 2020 के अंदर एक ऑर्डिनेंस लाया कैबिनेट में। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश लाया, जो कि 6 महीने के लिए वैलिड रहता है, और लाकर पारित करा दिया। कोरोना के समय में यह भी बात काफ़ी ज़्यादा विवादित चल रही है कि भैया, आप कोरोना चल रहा था, इतनी ज़्यादा दिक्कतें थी, तो आपने इसको पारित क्यों कराया? तो कोरोना के समय में गुपचुप तरीके से सरकार ने इसे पारित करा लिया, पहले सबसे ऑर्डिनेंस के रूप में, और फिर जैसा कि आप जानते हो कि ऑर्डिनेंस को अगले सत्र में पारित कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगले सत्र में लोकसभा में तो आप जानते ही हो कि प्रचंड बहुमत है, वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। राज्यसभा में भी बहुमत के करीब हैं, वहाँ ध्वनि मत से पारित करा लिया। जी हाँ, ये भी एक विवादित विषय है कि ध्वनि मत से आपने क्यों पारित कराया। तो ध्वनि मत से भी केंद्र सरकार ने इसको पारित कराया, और 28 सितंबर सन 2020 को माननीय राष्ट्रपति की साइन से ये हमारे देश में कानून बन गया। तो विरोध तब से होना शुरू हुआ। तमाम सारे किसान संगठनों ने इसका बहिष्कार करने को कहा, और उसके बाद की हिस्ट्री आप लोग जानते हो। 1 महीने से लगभग 2 से 3 लाख किसान दिल्ली की सीमाओं पर खड़े हैं, जो दिल्ली चलो का नारा दे रहे हैं, दिल्ली चलो का नारा दे रहे हैं। लेकिन फिर से यार, ऐसा क्या विवाद है इस बिल के अंदर, ऐसी क्या बात है जो किसानों को इतना खाते जा रही है? तो चलिए मैं पढ़ता हूँ बिल की रिपोर्ट को। सबसे पहला एक्ट है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, जो कि प्रमोशन ऑफ एसिलेशन के ऊपर है। तो इस एक्ट का जो सबसे पहला प्रावधान वो ये है कि एक्सपेंड द ट्रेड एरिया। यानी अभी तक क्या होता था, किसानों का एक एरिया होता था, उनकी APMCs होती थी,
वहाँ पे जाके वो अपनी फसल बेचते थे। लेकिन इस एक्ट के अनुसार उनको ये पावर मिली है कि वो कहीं पे भी जाके अपनी फसल बेच सकते हैं। मान लीजिए कोई पंजाब का किसान है या मान लीजिए कोई महाराष्ट्र का किसान है। महाराष्ट्र में प्याज का दाम बहुत कम होता है, आप 2-3 रुपए में 1 किलो प्याज खरीद सकते हो। तो महाराष्ट्र में अगर 2-3 रुपए किलो प्याज है और वहाँ का कोई किसान, उसको लगता है कि दिल्ली के अंदर 40 रुपए किलो प्याज बिक रही है और अगर वो बेचना चाहे तो आराम से बेच सकता है। इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के का जो प्रावधान है उसके अनुसार वो आराम से बेच सकता है। अगर वो ज़्यादा प्रॉफिट चाहता है तो उसे ये अधिकार मिलता है और ना दिल्ली की सरकार ना महाराष्ट्र की सरकार इस पर कोई टैक्स लगा सकती है। ये भी प्रावधान है, ना कोई टैक्स, ना कोई सेस और ना ही कोई सेवी इसके ऊपर लगा सकती है। और साथ ही साथ इसके अनुसार अब किसानों को यह अधिकार मिला कि वो ई कॉमर्स और ई ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी जा सकते हैं, जो कि सबसे मुख्य बात है इस एक्ट की। तो जो सबसे बड़ी बात है कि यह एक्ट किसानों को बाहर के यानी पूरे देश की अलग अलग मंडियों से, अलग अलग मार्केट से ऐड कर दे रहा है, जो कि पहला बिल है। इसके बाद दूसरा बिल है फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, जो कि एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शन के ऊपर है। तो इसको थोड़ा सा एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अभी एक कंपनी है, मान लीजिए वो पतंजलि है। पतंजलि को केचप बनाना है, केचप बनाने के लिए उसे टमाटर खरीदने हैं। तो ये क्या करती है, किसानों के साथ एक एग्रीमेंट करती है। तो भैया चलिए पतंजलि तो अच्छी कंपनी है, बट बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि एग्रीमेंट अच्छे से नहीं करती, या उसमें किसानों का नुकसान है, या वो बल्क में खरीद रही हैं तो नुकसान किसानों का है, या बिचौलिए बीच में चले आते हैं, ये भी किसानों को उतनी कीमतें नहीं देते। तो कुल मिला के नुकसान किसान का होता है। किसान जर्जर बना रहता है और बाकी सारे सेक्टर्स अच्छे चलते हैं, बाकी सारे लोग अच्छे से अपना काम करते हैं। तो इस चीज से निपटने के लिए भारत सरकार ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया। फ्रेमवर्क का मतलब कि पूरी व्यवस्था, कि भैया एक्ट में बातचीत कैसे होगी, काम कैसे होगा, सारी चीजें डील कैसे होगी, सब कुछ अब सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करेगी। उसके मानदंडों या उसके जो उसका प्रक्रिया है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो ये रही भैया बात दूसरी, जो कि फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट की बात है। और अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उसके लिए 3 लेवल सेटलमेंट भी दिया गया है, द कंसोलिडेशन बोर्ड, सब डिवीजन, मजिस्ट्रेट एंड अपीलेट अथॉरिटी। तो ये एग्रीमेंट, जैसा कि एग्रीमेंट बेस्ड जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है, तो बायर और प्रोड्यूसर दोनों के बीच का ये एग्रीमेंट होगा, जिसका फ्रेमवर्क इस एक्ट के अनुसार दिया जाएगा। इसके बाद आते हैं तीसरे एक्ट पे। तीसरा एक्ट है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, यानी इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। ये जो एक्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ये राइट देता है कि जब अकाल आती है या कोई युद्ध आता है या कोई फैमिन आता है या कोई किसी भी तरीके की ऐसी स्थिति आती है, आपातकालीन स्थिति आती है, तो गवर्नमेंट विनिमय यानी कितना बेचा जाए, कितना खरीदा जाए, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है। ये अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस एक्ट के जरिए आता है। तो एक जो बहुत बड़ी विवाद का विषय है, और आपने इन तीनों एक्ट्स में नोटिस जरूर की होगी कि इन तीनों एक्ट में सुप्रीमेसी किसे दी गई है, सेंट्रल को। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर जो है स्टेट की कॉन्करेंट लिस्ट से निकलकर, यानी स्टेट्स के राइट्स को सीमित किया गया है, से सेंट्रल के पास ज़्यादा जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़े विवाद का विषय है कि भैया सेंट्रल इतना ज़्यादा आप अपने ऊपर कंट्रोल क्यों लेते जा रहे हो। अब आते हैं भैया फार्मर्स की डिमांड्स पर। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि भैया फार्मर की डिमांड वो तो जो आप देख रहे हो वो तो है ही, पर उससे भी बहुत आगे है। बहुत सारी चीज़ें वो एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, वो क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो किसानों का क्या है, देखिए किसान एक तो बिल की जो चीज़ें देख रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बिल में स्पष्ट नहीं की गई हैं, लेकिन किसानों को लग रहा है कि भैया माहौल एक ऐसा बना दिया गया है और अगर अभी नहीं तो कभी ना कभी ये चीज़ें ख़त्म कर दी जाएंगी। ये चीज़ें जो बिल अभी चीज़ें ला रहा है, इस हिसाब से बहुत सारी सिस्टम्स ख़त्म हो जाएंगे। तो वो डिमांड्स क्या क्या हैं या उनके बिलीफ्स क्या क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला उनकी जो बिलीफ है वो है APMC, यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट एंड कमिटी, यानी जहाँ पे वो अपना सामान को बेचते हैं। उनका ये मानना है कि अगर इससे बाहर हम जाएंगे तो हमारा स्टेट का या जो हमारे ज़िले का मंडी सिस्टम होगा वो खत्म हो जाएगा। धीमे धीमे गवर्नमेंट ख़त्म कर देगी और फिर ये मर्सी ऑफ कॉर्पोरेट्स पे हो जाएंगे, यानी कॉर्पोरेट खरीदेगा तभी ये खरीद पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पतंजलि का एग्जांपल दिया था, ऐसे और भी कंपनीज डायरेक्टली जब उनके साथ कॉन्टैक्ट करेंगी, तो अगर कंपनी ने मना कर दिया तो भैया किसानों के पास बेचने का कुछ नहीं होगा। और साथ ही साथ स्टेट का भी, जैसे यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई फायदा नहीं हो रहा, यानी स्टेट गवर्नमेंट को न सेस मिल रहा है न टैक्स मिल रहा है, तो हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट APMC को हटा दे। ऐसे में APMC स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, तो किसानों को ये डर है कि APMC अगर हटा दी गई तो भैया हम सामान बेचेंगे कहाँ, फिर तो हम कॉर्पोरेट के ऊपर चले जाएंगे, फिर तो उनकी मर्जी रहेगी, तभी तो हम अपना सामान बेच पाएंगे। तो ये उनका पहला बिलीफ है। इसके बाद दूसरा उनका बिलीफ है यहाँ पे आर्टिसंस क्या होते हैं, ये एक टर्म है वो मैं आपको बता दूं। आर्टिसंस ये ऐसे लोग हैं
पंजाब और हरियाणा के अंदर स्पेशली जो कि किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब किसानों की फसल के पहले ही ये उनके साथ एक डील कर लेते हैं कि भैया आपकी फसल होगी, जितना होगा मैं खरीदूंगा या बेचूंगा, वो सारी चीज़ ये डील कर लेते हैं फसल होने के पहले ही। तो किसानों को ये डर है कि उनका जो प्रोक्योरमेंट है, यानी उनके साथ जो डील है, उनका जो रिलेशन है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए फ्रेमवर्क लेकर आ रहे हो। उस फ्रेमवर्क में भी हमारी ये डीलिंग खत्म हो जाए और फिर ये जो हमारे लिए आसान होता है, यानी जो बीच के दलाल हैं वो खत्म हो जाए। तीसरी जो बात आती है, अगर एपीएमसी हट गई तो शायद गवर्नमेंट एमएसपी भी हटा दे। ठीक है, अगर एपीएमसी हटी तो गवर्नमेंट शायद एमएसपी भी धीमे धीमे हटा देगी, जिसका कोई प्रावधान नहीं किया गया। जी हाँ, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सच है कि गवर्नमेंट ने ना एपीएमसी के लिए कोई प्रावधान किया है ना एमएसपी के लिए। किसानों की सबसे बड़ी डिमांड यही दोनों है कि आप एपीएमसी और एमएसपी दोनों के लिए एक लीगल आप ये बताओ कि नहीं भैया ये रहेगा। गवर्नमेंट अभी कुछ कह नहीं रही है। सबसे बड़ी दिक्कत इसी बात की, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया कि रहेगा या नहीं रहेगा। गवर्नमेंट ने इस बिल में कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया। तो किसानों की तरफ से डिमांड है कि इसका आप एक लीगल प्रोसीजर करो, आप इसका एक लीगल कोई एक्ट लाके उसमें ये प्रावधान करो कि नहीं भैया ये दोनों चीज़ें रहेंगी ही रहेंगी। अभी गवर्नमेंट केवल मुंह से कह रही, माउथ से कह रही कि भैया नहीं हम हटा नहीं रहे इसे। तो किसान इसका कुछ एक लीगल एश्योरेंस चाहते हैं। इसके बाद वो चाहते हैं प्रोकरेंट सिस्टम विल रिमेन सेम। जो उनका पुराना सिस्टम है, जैसा वो पहले चल रहे थे, वो सारी चीज़ें चलती रहे, उसको मत बदलो आप। ठीक है, नया आएगा, हमको अच्छा लगेगा, हम अपनाएंगे, वो हमारी मर्जी है, बट पुराना सिस्टम भी वैसे ही रहे। साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा ना, स्वामीनाथन पैनल की रिपोर्ट आई थी 2004 के अंदर, वो चाहते हैं किसान कि उसका जो एक प्रावधान था कि वेटेड क्रॉप का जो कॉस्ट आ रहा है, वेटेड कॉस्ट जो आ रहा है, उससे 50% ज़्यादा एमएसपी दी जाए। ये भी किसान चाहते हैं इम्प्लीमेंट हो। इसके साथ साथ किसानों की और भी डिमांड है, जो कि मैंने कहा नहीं कि बिल से इतर भी वो बहुत चीज़ें मांग रहे हैं कि भैया बिल तो है, इसी लगे हाथ हम कुछ चीज़ें और मांग लेते हैं। तो वो क्या क्या मांगते हैं मैं वो बताता हूँ। एमएसपी से 50% ज़्यादा, सॉरी डीजल प्राइसेस को 50% घटा दिया जाए। किसके लिए? खेती के कामों के लिए। अगर आप खेती का काम करने जा रहे हो तो 50% आपको सब्सिडी मिलेगी। ये भी किसानों की डिमांड है इसी बिल के अंदर। दूसरी चीज़ है एनसीआर रीजन में बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर एक बोर्ड बना था, और साथ ही साथ इस टाइम एक कानून भी बन गया है जो कि पराली को जलाने में दंडित करता है। तो किसान चाहते हैं कि इस एक्ट को भी ख़त्म कर दिया जाए, यानी वो अपने खेतों में पराली जलाएं और उनके ऊपर कोई कानून या किसी तरीके से उनको दबाया या उनको परेशान ना किया जाए। ये भी किसानों की मांग है। और जो किसान पराली जलाने की वजह से जेलों में बंद हैं, उनको भी छोड़ा जाए, ये भी किसानों की डिमांड है। और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रिसिटी का ऑर्डिनेंस आया था 2020 के अंदर ही, वो भी चाहते हैं वो हट जाए। यानी ये भी एक्ट आप कह सकते हो कि एक्स्ट्रा एक्ट है जो वो हटवाना चाहते हैं। और एक डिमांड उनकी और है, थोड़ी सी ये क्या कहते हैं, अद्भुत डिमांड है। वो चाहते हैं कि स्टेट का जो सब्जेक्ट है या जो स्टेट के मैटर्स हैं, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा अपनी नाक न घुसे, यानी ज़्यादा उनको परेशान ना करे। वो चाहते हैं कि स्टेट का जो सब्जेक्ट था, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाले पे ही आप देख सकते हो पंजाब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्री है। तो अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है इसके ऊपर, तो स्टेट को तो मानना ही मानना है। तो वो चाहती हैं कि इसका भी सिस्टम हटाया जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अधिकार क्षेत्र में रहे, स्टेट के अधिकार क्षेत्र में ना घुसे। और विदड्रॉल ऑफ ऑल केसेस अगेंस्ट फार्मर्स, साथ ही साथ किसानों के ऊपर जो केसेस हैं वो सारे हटाए जाएँ। तो आपने अभी किसानों की बात सुनी, आपने अभी सरकार की बात सुनी। दोनों बातों को सुनने के बाद सही कौन है गलत कौन है ये तय करना आपका काम है। ये मैं नहीं तय करूँगा, ये आप तय करोगे। फिर ये बात आती है कि हम ये कैसे सोचें कि कौन सही है कौन गलत। देखिए, सही या गलत कुछ नहीं होता, ये एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स ये बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली एनसीआर रीजन की। दिल्ली एनसीआर रीजन में जब पराली जलाई जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है। तो दिल्ली वाले क्या चाहते हैं कि इसके ऊपर कुछ कानून बने, और ये होता किसकी वजह से है? होता है हरियाणा और पंजाब के जो किसान पराली को जला देते हैं उनकी वजह से। तो वो पराली जला के जब छुटकारा पाते हैं तो उसके कारण दिल्ली में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो दिल्ली वाले क्या चाहते हैं? पराली ना जलाई जाए। लेकिन पंजाब हरियाणा वाले वो क्या चाहते हैं कि पराली हमें जलाने दी जाए, ताकि हम आसानी से पराली वाले यानी इस पराली से मुक्त हो सके। वो ये चाहते हैं। तो आप देख सकते हो कि एक ही चीज़ पे दो स्टेट वालों का दो अलग अलग व्यू है। इसी तरीके से इस एक्ट में भी बहुत सारी बातें हैं, अलग अलग रीजनल डिमांड्स अलग अलग हैं। और भारत जैसे देश में, जो कि विभिन्नताओं का देश है, इस देश में एक कानून पूरी तरीके से नहीं चल सकता। मानता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कई मुद्दों पर शक्ति दिखाई है, और किसानों ने भी कई जगहों पे शायद समझने से इनकार कर दिया है, या आप कह सकते हो कि उनके दोस्त जो उनके दोस्त रहे होंगे उनको कई जगहों पर गाइड किया गया है, कई जगहों पर मिस गाइड किया गया है। ओवरऑल सही है या गलत
ये तय करना आपका काम है। तो आप क्या सोचते हो उसके बारे में कमेंट पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ऐसे ही और किसी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप मुझे वहाँ ज़रूर बताइएगा। तो मेरा वीडियो देखते रहने के लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।